दिसंबर मंथ की करंट अफेयर का ये हमारा पार्ट 2 होगा। और आज के लेक्चर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2023 में जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे थे। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और कुछ हम बेसिक कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा जो लेक्चर है आज का पूरी तरह से एनवायरनमेंट पर डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहली जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो उसको नाम दिया गया था कि ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस, और ये स्वीडन का एक शहर था स्टॉकहोम, यहाँ पर हुई थी 1992 के अंदर। देखिए 1972 के अंदर इन लोगों को ये लगने लग गया था कि पूरे जो वर्ल्ड था या साइंटिस्ट थे कि एक तो ओजोन डिप्लीट हो रही थी और पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा था। तो साइंटिस्टों को इतना आभास हो गया था कि कुछ ना कुछ नेचर से रिलेटेड गलत हो रहा है और इसका जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो उन्होंने दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। पॉलिटिशियन थे, उसमें साइंटिस्ट थे कि कहीं ना कहीं आप अपनी जो पॉलिसी बनाओ, चाहे लोकल लेवल पर बनाओ या फिर नेशनल लेवल पर बनाओ, उसके अंदर एनवायरनमेंट के एजेंडा इंक्लूड होने चाहिए। उसके बाद में 1972 के बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा जो गैदरिंग हुई थी वो 1992 के अंदर हुई थी। इसको अर्थ समिट भी बोला जाता है। और राइयो डी जेनेरियो का जो राइयो डी जेनेरियो, इसको राइयो समिट भी बोला जाता है, राइयो समिट, क्योंकि ये जो ब्राजील का शहर है राइयो डी जेनेरियो, ये वहां पर ऑर्गेनाइज हुई थी समिट। और इसका दूसरा नाम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। आप समझ रहे हो, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। मतलब उस टाइम पर ये चल रहा था कि भाई एक तरफ तो एनवायरनमेंट और दूसरी तरफ डेवलपमेंट, तो इसके अंदर कैसे बैलेंस स्टैब्लिश किया जाए। तो इसीलिए इसका जो मीटिंग थी, इसका नाम भी इसी थीम पर रखा गया था कि भाई एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, कि आप जो डेवलपमेंट करो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनवायरनमेंट की कॉस्ट हो कि आपने डेवलपमेंट कर दिया, पूरे पेड़ काट दिए, ओशन खराब कर दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट साथ साथ चलने चाहिए। तो क्योंकि देखिए जो यूरोप बना हुआ है आज का, जो आप यूरोप देखते हो, हर कोई यूरोप जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है। उस यूरोप का डेवलपमेंट पूरी अर्थ को निचोड़ कर हुआ है। इन लोगों ने इतना डेवलपमेंट किया है, लेकिन इतना विनाश भी कर दिया है। आज हम देख रहे हो कि कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है, बरसात कितनी हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम किसकी देन है? ये सारी प्रॉब्लम जो यूरोप की कंट्री है उनकी देन है, अमेरिका की जो कंट्री है उनकी देन है। उन्होंने इतना डेवलपमेंट करके रखा है, सारे अर्थ के रिसोर्सेस खा गए। दूसरे देश हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको बहुत परेशानी हो रही। तो इसी सारी चीजों को देखते हुए ये समिट हुई थी। अब इस समिट से काफी सारी चीजें निकली। कुछ तो लीगल बाइंडिंग थे। लीगल बाइंडिंग का मतलब होता है कि अगर आपने ये जो डॉक्यूमेंट साइन कर दिया तो आप लीगली बाइंडिंग हो जाओगे कि आप अपनी इनकी पॉलिसी में जो अपने स्टेट लेवल पर या फिर आप नेशनल लेवल पर या फिर लोकल लेवल पर आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर लोकल लेवल का क्या मतलब हो गया? लोकल लेवल पर मतलब हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और स्टेट लेवल पर उत्तर प्रदेश पब्लिक, ये उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सारी चीजें। और नेशनल लेवल पर हो गया हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो आप इन तीनों लेवल पर इन डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंट करोगे। पहला जो डॉक्यूमेंट था ये लीगली बाइंडिंग था, ये बात याद रखने की जरूरत है। ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब जो डाइवर्सिटी से रिलेटेड था ये कन्वेंशन। हम इनको डिटेल से कवर करेंगे क्योंकि इन पर क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला कन्वेंशन ये था, अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने जो भी लॉ बनाए हुए हैं बायोडाइवर्सिटी से, इसमें इस कन्वेंशन से रिलेटेड उसमें चीजें रखी गई हैं। दूसरा जो कन्वेंशन था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो ये भी एक लीगली बाइंडिंग है, जिसने आपने देखा होगा कि इंडिया ने बहुत सारी पॉलिसी बना कर रखी हुई है। तीसरा था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्ट से लड़ने के लिए ये जो कन्वेंशन था तीसरा वाला बनाया गया। और कुछ ऐसे नॉन लीगल बाइंडिंग भी थे। तो नॉन लीगल बाइंडिंग में से हम बात करते हैं, एक ये था हमारे पास एजेंडा 21। ये क्या है हम डिटेल से देखेंगे। इस पर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस ने। अभी देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे गए छोटे से टॉपिक से। तो देखिए एक एजेंडा 21 भी निकला। ये जो अर्थ समिट हुई थी 1992, इस अर्थ समिट से 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी, इससे एक एजेंडा 21 निकला। एजेंडा 21 है क्या? देखिए एजेंडा 21 एक तो नॉन बाइंडिंग था, मतलब अगर आपने इसको साइन कर दिया तो जरूरी नहीं कि आप इसको अपने नेशनल स्टेट लेवल और या फिर लोकल लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करो। तो सबसे बड़ी एक डिमेरिट ही समझो
एजेंडा 21 है किससे रिलेटेड? देखिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट कर रहे हो, सपोज करो आपने रोड बनाई, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे ट्रीज को काट दिया जाए और आप इतना फॉसिल फ्यूल्स यूज कर लो कि वो पूरा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा दे, मीथेन बढ़ा दे, जिससे बहुत समस्या बढ़ सकती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आप अपना डेवलपमेंट करो लेकिन सस्टेनेबल बेस है। सस्टेनेबल बेस का मतलब आप रिसोर्सेज को, डेफिनेशन इससे क्वेश्चन आया हुआ अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट जो आप कर रहे हो, ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए, चाहे उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, उसको बहुत ही सस्टेनेबल वे में करना है। सस्टेनेबल वे का मतलब ये होता है कि आपको रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना है उनको बचा कर। ऐसा नहीं कि आपने सारे के सारे रिसोर्सेज इसी जनरेशन में खत्म कर दिए तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, पहली बात। दूसरी बात कि आपको डेवलपमेंट जब भी करोगे तो आप एनवायरनमेंट की कॉस्ट पर नहीं करोगे, मतलब एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच में एक तालमेल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल दैट सीक टू मीट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। मतलब जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड को फुलफिल करेगा विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी टू द फ्यूचर जनरेशन। बिना किसी कंप्रोमाइज किए हुए जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज को बचा कर रखना। ऐसा नहीं कि आपने सारे रिसोर्सेज अभी खत्म कर लिए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। तो ये जो एजेंडा 21 था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। अब यहाँ पर एजेंडा का मतलब हो गया कोई मुद्दा, और 21 का क्या मतलब होता है? देखिए 21 जो है वो 21st सेंचुरी को रिप्रेजेंट करता है। जो 21st सेंचुरी चल रही है ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन था और पीसीएस में भी पूछा जाएगा। अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है कि भाई एजेंडा 21 है, इस 21 में ये 21 किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये जो है 21st सेंचुरी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा कि ये 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में ब्राजील का शहर रायो डी जेनेरियो, तो ये वहां से निकला हुआ है, नॉन बाइंडिंग है। और ये किससे रिलेटेड है? देखिए ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम ये जो 1992 में ये एजेंडा जो निकला था इससे ही कुछ थोड़े से चीजें देखते हैं। देखिए जब ये एजेंडा 21 आया, तो ये एजेंडा जो 21 आया तो इसी के अंडर ये एक ब्रॉड प्रिंसिपल था। तो इसी के अंदर मतलब छोटे छोटे प्रिंसिपल बनाए गए। कुछ प्रिंसिपल बनाए गए कि भाई 2000 से लेकर 2015 के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ काम को आपको करना है, कुछ चीजों को आपको अपने लोकल लेवल पर इनको सब जगह इंप्लीमेंट करना है। तो इनको बोला गया मिलीनियम डेवलपमेंट गोल। हालांकि ये 2015 में खत्म हो गए और इस पर कोई भी काम नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो डेवलप कंट्री है उनको अपने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनसे हाथ धोना पड़ता है। तो ये जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल है आपको ये याद रखना है, ये जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल है ये किससे रिलेटेड है? क्या ये क्या ये किसी पॉलिसी रिलेटेड है, इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड है, या क्या ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है? तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और दूसरा ये इनकी जो आपसे पूछा जा सकता है ये जो भाई ये पीरियड कब से था, 2000 से लेकर 2015 के बीच में। 2015 के बाद क्या होगा? देखिए 2015 के बाद से लेकर 2030 के बाद आएगा हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम अभी लेक्चर में पढ़ेंगे। ये एजेंडा 2030। तो एजेंडा 2030 भी पूछा जा सकता है भाई एजेंडा 2030 क्या है? तो जैसे मिलीनियम डेवलपमेंट गोल हुए उनमें कोई भी कामयाबी नहीं मिली तो फिर यूएन ने एजेंडा 2030 लाया। ये एजेंडा 2030 क्या है? देखिए ये सब एजेंडा 21 के अंडर ही चल रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कभी क्या चल रहा है, तो एजेंडा 2030 इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। 2030 को नाम दिया गया है, इनका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो गोल है अभी पढ़ेंगे ये पूरे 17 गोल है, और 2015 से लेकर 2030 के बीच में इनको मतलब इनको पूरी तरह से ऑब्टेन करना है, पूरी तरह से इनको अचीव करना है। लेकिन अभी हो नहीं पाया कुछ भी। बहुत सारी रिपोर्ट यूएन की निकलती हैं तो उसमें बोला गया है कि कोई भी देश मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है सस्टेनेबल। आप ये बोलो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 भी पूरी तरह से फेल ही हो जाएंगे। तो देखिए इनका टाइम पीरियड 2015 से था, और ये जो है एजेंडा 21 का ही एक सब पार्ट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल नंबर ऑफ, अगर बात करें हम, टोटल नंबर ऑफ ये 17 है। अब यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो पॉवर्टी से रिलेटेड है, और दूसरा जो है जीरो हंगर। ये टोटल जो है यहाँ पर कुछ मैंने दे दिए और कुछ नेक्स्ट पेज पर दे रखे हैं ये यहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए जैसे कि
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 किससे रिलेटेड है? लाइफ बिलो द वाटर। लाइफ बिलो द वाटर मतलब पानी में किसकी लाइफ होगी? जो मैरीन रिसोर्सेज हो जैसे फिशेस हो गई, इनकी लाइफ के बारे में बात हो रही होगी। लाइफ ऑन द लैंड, तो किसके बारे में? जो लाइफ ऑन द लैंड है, तो जो उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, जो लैंड है उस पर जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। रिड्यूस इनइक्वलिटीज, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इन पर क्वेश्चन पूछे गए। अब हम देखेंगे, मैंने यहाँ पर ये पिक्चर के फॉर्म में भी दिए गए, ये टोटल यूएन की वेबसाइट से मैंने लिया है। ये टोटल यहाँ पर सारे दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। बहुत मतलब 2-3 सालों से इस पर क्वेश्चन पूछे ही पूछे जा रहे हैं। पहला वाला नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा ये हो गया। अब जैसे मैंने कहा था कि 3 लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट निकले थे, दूसरे नंबर का मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था ये वाला, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो इसको UNFCCC भी बोला जाता है। तो इसकी मीटिंग हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? दुबई में हुई थी। तो हम वहीं पर जो यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट, उसका शहर दुबई में हुई थी, तो हम वहां पर उसका देखेंगे। देखिए, पहले तो आपको ये याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ये UNFCCC जो है, इसकी जो मीटिंग हुई थी कॉप, इसको कॉप बोला जाता है। कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस कॉप का ये मतलब होता है कि जिन देशों ने ये UNFCCC का जो डॉक्यूमेंट साइन करके रखा है, वो सभी इसकी पार्टी हैं, तो वो हर साल मिलती हैं। तो जब सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उसी को कॉप बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और कॉप 28 क्यों लगाया? क्योंकि ये 28 मतलब 28वें नंबर की ये थी, ये जो कॉप थी। अब बात करते हैं कि आपसे एक क्वेश्चन तो सिंपल यही पूछा जाएगा कि भाई ये कहाँ पर हुई थी? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक शहर है दुबई, तो वहां पर ये ऑर्गेनाइज हुई थी। दुबई में कोई कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस दुबई तो खूब ज्यादा डेवलपमेंट, वो ऑयल, ये लोग तो मतलब एक सबसे बड़ा अभी एक क्रिटिसिज्म यही चल रहा था इसका COP 28 का, कि इन्होंने ये दुबई में क्या नॉनसेंस बात निकल रही कि इन्होंने दुबई में क्यों ऑर्गेनाइज कराई है इसको? क्योंकि दुबई तो खुद मतलब इतना पॉल्यूशन, ये ऑयल निकाल रहे हैं जमीन से, और वो दुनिया भर में पॉल्यूशन कर रहा है, क्लाइमेट चेंज कर रहा है। तो इनको तो मतलब ऐसा पता नहीं क्यों इन्होंने यहाँ पर इसका कोई नॉनसेंस निकलता है कि इन्होंने यहाँ पर दुबई में क्यों कराई। अब कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो लॉस एंड डैमेज का क्या मतलब होता है? देखिए, लॉस एंड डैमेज का मतलब ये होता है कि अगर मान लो क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज चल रहा है, तो उसकी वजह से बाढ़ आ गई, तेज तूफान आ गया, तो ह्यूमैनिटी का नुकसान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान होता है। तो वो जो नुकसान हो गया उसी को बोलेंगे लॉस एंड डैमेज। ठीक है, मतलब कि फिर उसको आप इतनी जल्दी से वापसी रिवर्स नहीं कर सकते हो कि भाई एक बार आपके जो मैरीन रिसोर्सेस हैं वो खत्म हो गए, या किसी की डेथ हो गई, या बहुत बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गए, तो फिर आप उनको वापसी नहीं कर सकते। कर सकते हो, आपके पास पैसा होना चाहिए। तो लॉस एंड डैमेज का मतलब होता है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाला जो नेचुरल ह्यूमन और नेचुरल चीजों का नुकसान हो जाना, तो इसी को हम लॉस एंड डैमेज। तो लॉस एंड डैमेज एक फंड भी बनाया गया था। अब इस फंड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, लॉस एंड डैमेज फंड ऐसा फंड है, इसके अंदर जो डेवलप कंट्री जिन्होंने, जो जैसा यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रियां हैं, अमेरिका की जो कंट्री है जिन्होंने खूब डेवलपमेंट किया है, और उन्होंने अपने डेवलपमेंट की वजह से पूरी अर्थ पर ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ा दिया है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो शांति के साथ रह रही है, जिन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो एक फंड बनाया गया, इस फंड के अंदर ये डेवलप कंट्रियां पैसे डालेंगी, और ये पैसा जो है किसको जाएगा? डेवलपिंग कंट्री को जाएगा। क्योंकि उनका जो उनको एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट कर, जो भी तूफान आने वाले हैं या फिर सीवियर बरसात होती है, बहुत ज्यादा कहीं डेजर्ट हो गया, मतलब बरसात ही नहीं हुई, तो उनको ये पैसा दिया जाएगा, क्योंकि वो जिससे इन सारी चीजों से बच सके, क्योंकि उनका बहुत नुकसान हो गया है। अब उनको थोड़ा पैसा दिया जाए, क्योंकि भाई उनके लिए रिहेबिलिटेशन। एक आता है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, मगरमच्छ के आंसू, इसका मतलब ये होता है मगरमच्छ वाले आंसू। मगरमच्छ वाले आंसू का मतलब क्या हो गया? जैसे कुछ जो कंपनियां हैं, इसको बहुत ये समझने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, वो कुछ कंपनियां ये बोलती हैं कि देखो भैया, हम तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अपनी कंपनियों के प्रोडक्ट भी ऐसे
मतलब ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि जो हम क्लाइमेट ना हो, जिससे क्लाइमेट चेंज ना हो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ना हो, तो हम ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपनी कंपनी में, ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन वो करते नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, वो कुछ नहीं करते। आप जाओगे तो जैसे एक होता है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, वो दुनिया भर की कुछ कंपनियां होती हैं कि वो एक सेंसोटाइन्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया था, वो क्या करते थे कि झूठा एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट फैला रहे थे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो ऐसा मतलब इंडिया के अंदर तो बहुत होता है ये। तो ऐसे ही ये कंपनियां क्या करती हैं, झूठ बोलकर कि भैया देखो हम एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये करते नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये अपना पूरा डैमेज करके चल रहे हैं एनवायरनमेंट को, और ये दिखाते हैं अगर अपनी पॉलिसी में अपने डॉक्यूमेंट जब भी सबमिट करते हैं सरकारों को, देखो भैया हमने कितना अच्छा काम करा है। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग, मतलब प्रेजेंट्स अ फॉल्स पिक्चर ऑफ द प्रोग्रेस बीइंग मेड ऑन द क्लाइमेट चेंज। चाहे कंपनियां हो या कोई भी देश की सरकारें हो, बोलेंगे, झूठ बोलेंगे कि हमने देखो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो करने नहीं है, लोगों को झूठे डॉक्यूमेंट दिखाती हैं। इसी को ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं कि मगरमच्छ के आंसू। अब हम ये देखते हैं कि भाई 2023 में क्वेश्चन पूछे गए इस छोटे से टॉपिक से। तो देखिए पहला तो क्वेश्चन यही था कि मैं नीचे प्री का पेपर वो अटैच करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लेना। तो पहला क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव बाय 2030। तो यहाँ पर हिंदी वाले भी देख सकते हैं। तो देखिए जीरो हंगर मैंने आपको बताया, जीरो हंगर भी है, जेंडर इनइक्वलिटीज भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये सारे मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर। जीरो हंगर दूसरे नंबर का, और यहाँ पर देखिए ये आपको जो है ये सारे अच्छे से आने चाहिए। जेंडर इक्वलिटीज पांचवें नंबर का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इतने सारे याद कैसे होंगे, इनके याद करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आते हैं। जिन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जेंडर इक्वलिटी भी है, जीरो हंगर भी है, और ये मैंने बताया पांचवें नंबर का, ये दूसरे नंबर का ये गुड हेल्थ एंड द वेलबींग, ये भी है। स्पेस रिसर्च नहीं है, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। दूसरा एजेंडा 21 ऑफ द रायो समिट 1992 इज रिलेटेड टू, तो देखिए किससे रिलेटेड है, क्या ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल से, प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन जो मतलब यूपीएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और यूपीपीसीएस तो पूरा टीपू सुल्तान है, वो तो यूपीपीसीएस का पैटर्न सारा चीज उसी को फॉलो कर रहा है। उसका सिलेबस भी एकदम, अगर आप यूपीपीसीएस का सिलेबस देखो और यूपीएससी का सिलेबस देखो तो एक ही जैसा लगता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास ये, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 2023 में आए हुए क्वेश्चन है सारे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कि मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दे रखे हैं, और फिर उसके बाद में तो मैंने आपको बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल 14 कि लाइफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या था, लाइफ बिलो द वाटर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाइफ बिलो द वाटर, तो यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा, लाइफ बिलो द वाटर, सी का हो जाएगा 4। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 यानी डी, ये मैंने बताया लाइफ अबव द लैंड, मतलब लाइफ ऑन द लैंड। तो लाइफ ऑन द लैंड का मतलब हो जाएगा, लाइफ ऑन द लैंड का मतलब हो जाएगा 2 लाइफ ऑन लैंड। तो देखो सी का 4 होना चाहिए और डी का क्या होना चाहिए, तो देखिए ये ही मैच हो रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, डी। तो आप समझ रहे हो, तुक्केबाजी नहीं चलती है। तुक्केबाजी आप एक क्वेश्चन पे चला लोगे, चलो ठीक है, सारे क्वेश्चन पर थोड़ी चल जाएगी तुक्केबाजी। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन में आपको कम से कम भाई 80-90 तो क्वेश्चन ठीक ही करने पड़ेंगे ना, तभी तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना तो फिर तुक्केबाजी करोगे तो फिर सिलेक्शन भूल जाओ, सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि ये तुक्केबाजी नहीं चलती भाई। यूपीपीसीएस के एग्जाम बड़े एग्जाम होते हैं, तुक्केबाजी नहीं चलती इन एग्जामों में। जो तुक्केबाजी चलाता है, एक दो क्वेश्चनों में चला लो 5-6 में, लेकिन भाई सब नहीं चलती है। एनवायरमेंट के क्वेश्चन है ये, और आने वाले टाइम में ये सब इसी टाइप के क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर बताया आपसे पूछे जाएगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे कि लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, ग्रीन वॉशिंग क्या है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में ये तीन, और भी मैं ऐसी टर्मिनोलॉजी लाते रहूंगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपसे पूछ लिया जाएगा, डेफिनेशन तो पूछ ही ली उसने, इसमें से फिर पूछेगा वो कोई ना कोई गोल पूछेगा, ये सारी पूछेगा आपसे कुछ ना कुछ। मिलीनियम डेवलपमेंट पूछ सकता है भाई किससे रिलेटेड है ये। अर्थ समिट पूछ सकता है कब हुई थी, ये भी पूछ सकता है, और कौन कौन से लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट निकले थे, हालांकि मैं इनको डिटेल से कवर करूंगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।